ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। मित्रों, सुर जब साधना बन जाए तो वे केवल कानों से नहीं दिल से सुने जाते हैं। इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे साधक से जिन्होंने संगीत को केवल कला ही नहीं जीवन का अर्थ बना लिया। वे साधक हैं भारतीय संगीत की ग्वालियर परंपरा के प्रख्यात प्रतिनिधि, देश विदेश में 200 से अधिक मंचों पर राजस्थान का मान बढ़ाने वाले, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नियमित प्रस्तोता पंडित भीमसेन जोशी तथा पंडित जसराज जैसे महागायकों के साथ संगति का सौभाग्य प्राप्त करने वाले और अनेक पुरस्कारों व सम्मानों से अलंकृत कलाकार पंडित मुकुंद क्षीरसागर जी। आज हम जानेंगे उनकी संगीत साधना की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह उन्होंने ग्वालियर और मेवाती परंपरा को अपनी गायकी में पिरोया और बदलते समय में शास्त्रीय संगीत को वे किस दृष्टि से देखते हैं। तो आइए सुरों के इस अद्भुत संसार में उतरते हैं। मैं हूँ राकेश गांधी और आप देख रहे हैं इनसाइट विद रागा। सर, इनसाइट विद रागा में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आपकी तलाश मुझे बहुत अरसे से थी, आप देरी से मिले मुझे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बचपन से ही संगीत में पले हैं, क्योंकि आपके पिताजी BN क्षीरसागर जी जोधपुर के जाने माने संगीतकार थे। क्लासिकल संगीत में उनका बहुत बड़ा नाम था। आपको बचपन में ये बीज कैसे पड़े? आपने क्या देखा ऐसा कि आपको लगा कि मुझे भी संगीत सीखना चाहिए? दरअसल क्या है कि हम लोग जब पैदा ही हुए तो हमारे घर में, हमारे पैदाइशी से लेकर के घर का एक माहौल संगीतमय था कि पिताजी प्रोग्राम के लिए बाहर जाते थे, आते थे। पिताजी के शिष्य उनके पास सीखते थे और तालीम होती थी। पिताजी के रियाज घर पे होता था और बाहर खूब सारे प्रोग्राम होते थे। तो बचपन में जो मेरे आदर्श हुए हैं वो मेरे पिताजी हुए। कि शुरुआत बचपन में यही लगता है कि बच्चे के सामने जो अपना घर का पेरेंट होता है या फर्स्ट आइडियल जो है वो वही होते हैं जो जिनको वो देखता है। तो हमने बिल्कुल छोटेपन से जो ये देखा कि सब कि पिताजी के पास शिष्य आ रहे जा रहे, सवेरे का रागों का रियाज हो रहा है, दोपहर के रागों का रियाज हो रहा है, शाम के रागों का रियाज। तो आप देखिए 24 घंटे जो है शास्त्रीय संगीत का माहौल में हम पले बढ़े। तो हमारा इंक्लिनेशन उस तरफ होना था और बचपन से हमारे मन में एक ही इच्छा थी, क्या बनना है, क्या बनना। तो यही लगता था कि जैसे पापा गा रहे वैसे मुझे गाना है, मेरे पापा की तरह से गाना है। और उस वक्त जो रेडियो पे गाते थे, रेडियो की बहुत वो थी, रेडियो ही हुआ करता था सब। तो उसमें क्या था कि जैसे घर घर के अंदर कोई अगर रेडियो स्टार होता था तो वो अपने घर के बाहर, जैसे IAS लिखते हैं आजकल IPS लिखते हैं, वैसे लिखते थे रेडियो स्टार। और रेडियो स्टार की सब जगह बहुत इज्जत होती थी, चाहे वो बाजार में चला जाए, चाहे ST स्टैंड बस स्टैंड चला जाए, चाहे ट्रेन स्टेशन पे, उनको भी सब ये बहुत VIP पसंद। तो हमें देखना है हमें बनना है तो फिर VIP बनना है, फिर ऐसे बीच में तो कुछ बनने मतलब नहीं। तो उस संस्कार से जो है काफ़ी कुछ बचपन से शुरू हो गया। उस वक्त ऐसा देखा भी जाता था कि जैसा हम तो बहुत छोटे रहे होंगे क्योंकि हमने तो कभी इतना देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कि कोई रेडियो पे गाता है तो ऐसा माना जाता था कि तो बहुत बड़ा स्टार है। हाँ, क्योंकि और आपने जब घर में, आपको सबसे पहले ऐसी कौन सी राग थी जिसने आपको प्रभावित किया कि मुझे बस इसमें जाना है? अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ सर। बिल्कुल, मैं जब छोटा था तब रेडियो भी हर घर में नहीं होता था। रईसी की निशानी होती। उस रईस के मकान में होते थे और हम तो मतलब म्यूजिशियन के बेटे थे, तो हमारे तो आर्थिक स्थिति तो मिडिल क्लास वाली ही थी। आए पैसे आए, प्रोग्राम हुए तो पैसे आए तो खर्चा हुआ। उस समय मुझे याद आता है कि विविध भारती में एक संगीत सरिता करके प्रोग्राम आया करता था, लंबे समय तक आता था। उसमें सब हम लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर निकलते और ST स्टैंड पहुंचते। ST स्टैंड बस अड्डा जिसको कहते हैं। तो बस अड्डे के अंदर सब कैंटीन होती थी, तो कैंटीन में वो लोग के लिए रेडियो लगा के रखते थे। तो हम तो बराबर 6:50 पे जाते और वो कार्यक्रम शुरू होता तो उसमें DV पलुस्कर जी का गायन आया करता था। DV पलुस्कर जी जो देश के बहुत माने हुए शास्त्रीय गायक रहे और उनका गाना बहुत मीठा हुआ गाते थे। अंत तक उनसे मतलब उनके गायन की मिठास का तो कोई छू ही नहीं सकता। तो हम उनको सुनते थे। तो उनकी एक राग गौड़ सारंग वो गाया करते थे संगीत सरिता में। कौन सी राग थी? गौड़ सारंग और वो हमें इतनी अच्छी लगती थी कि हम रोज शाम को
जाके वो होटल के बाद अंदर जाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी, अंदर जाओ तो क्या करो, पैसे जेब में हो तो कुछ खाओ पियो जब तो होटल वाला भी हमको समझ गया था कि ये खाली गाना सुनने के लिए आते तो हैं। ये बॉम्बे की बात है? ये वाई करके जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, सातारा के, वहाँ पे हमारे पिताजी संगीत सिखाया करते थे, वहाँ से प्रोग्राम के लिए जाते थे। और वहाँ से वहाँ पे हम बस स्टैंड एक था, छोटा सा गांव था, कस्बा था, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था। तो वहाँ पे जाते अपने बस स्टैंड के ऊपर जाते, मेरा एक मित्र था, वो अभी भी है, तो हम जाके सुनते हैं और बड़े खुश होकर आते सर हैं। आप सतारा से जोधपुर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमारे पिताजी आकाशवाणी पे गाया करते थे। हाँ, बताया जैसा आपने। फिर तो हम लोगों के घर में ये ट्रेडिशन हो गया आकाशवाणी पे का, पिताजी गाते थे, मेरे चाचा जी गाते थे, मैं 50 साल से गा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उनका मुंबई रेडियो से ब्रॉडकास्ट था, तो एक इत्तेफाक की किस्मत की लकीर है, किसको कहाँ ले जाए ये पता नहीं लगता। तो वो मुंबई रेडियो पे गा रहे थे, तो उस समय लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। तो हमारे पिताजी का मुंबई रेडियो पे गाना चल रहा था। तो मुंबई के अंदर जोधपुर के, मैं कहूँगा परम पूज्य, जिनकी वजह से आज जोधपुर में संगीत दिखता है, दामोदर लाल जी काबरा जी तो जोधपुर के जनक काबरा साहब वहाँ पे हाँ। मुंबई में सुन रहे थे, तो उनको हम दम्मू दादा कहते थे प्रेम से। तो उन्होंने गाना सुना तो उनको गाना बेहद पसंद आया। तो उन्होंने कहा ये मुझे आदमी चाहिए जोधपुर के अंदर। क्या? तो उन्होंने रेडियो पे फ़ोन किया कि भाई किसका गाना था, कि शायद BN क्षीरसागर जी का गाना था। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी आप जोधपुर चलो। तो कि भाई मैं तो यहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे, कि नहीं हम सब व्यवस्था कर देंगे। तो आप देखिए उस वक्त काबरा जी की प्रेरणा से, और मैं तो आज भी उस परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो वहाँ से यहाँ उनको लाए, और उसके बाद हम यहाँ सेटल हो गए। यहाँ तो आप राष्ट्रीय कला मंडल करके संस्था थी जिसका संगीत कला केंद्र चलता था। हाँ। उसमें दामोदर लाल जी साहब तो प्रिंसिपल थे, हमारे पिताजी वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल। और कुंदलाल गंगानी कथक नृत्य सिखाया करते थे। आप कितने साल के थे उस वक्त? उस वक्त मैं मतलब 12-13 साल का था। ओके। मैट्रिक में पुणे से हुआ, मुझे पढ़ने के लिए फिर मेरे चाचा के पास रखा था। ओके। मैं मैट्रिक उधर से होके आया, फिर पुणे से मराठी भाषा में? मराठी मीडियम में पढ़ा मैंने। अच्छा। और फिर आप इधर आए? फिर पापा के साथ पिताजी को वो ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे तो फिर हम तो सारे शिफ्ट। तो आप यहाँ आते ही म्यूजिक में लग गए या आप पढ़ाई पूरी की? नहीं, पढ़ाई पूरी करी। आपने क्या एजुकेशन ली होगी? अब आपको क्या बताऊँगा, हमारा तो ऐसे कि मैंने BSc किया। ओहो, साइंस में? हाँ, उसके बाद में मैं MA मैंने डिस्टिंक्शन से किया हिस्ट्री में। मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। मतलब जिसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, हिस्ट्री का तो था कि हिस्ट्री के अंदर एक पेपर था आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर। अच्छा। हिस्ट्री से किया, और पढ़ाई हमने सब यहाँ पे करी, MA वगैरह किया, मेरिट लिस्ट में आए, MA में करते रहे। और लेकिन सीखा म्यूजिक आपने पिताजी से? हमने पूरा म्यूजिक पिताजी से सीखा था। पहले फेज में तो हमने पूरा म्यूजिक पिताजी से सीखा, और उन्होंने एक परफॉर्मर बनने तक हमको सिखाया कि आप स्टेज पर बैठ करके गा सकते हो। उसके बाद में फिर मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया कि किसी एक वजह से अहमदाबाद जाना हुआ था। तो वहाँ पे साणंद स्टेट करके है, तो साणंद स्टेट के वहाँ के दरबार थे, उनके नवरात्रि के कार्यक्रम हुआ करते थे। उसमें पंडित जसराज जी आए थे, उनको मैंने पहली मर्तबा सुना, और उनके गाने ने जो है मेरे को रोम रोम में बस गए। फिर हमने उनसे कहा कि हमें सिखाइए। तो उन्होंने पिताजी को पूछा कि ये कहेंगे तो हम सिखाएंगे, पहले गुरु की परमिशन लेके आओ तुम। फिर पिताजी वहीं थे, तो पिताजी ने कहा कि हम परमिशन दे देते। फिर पंडित जसराज जी काबरा जी के पास में बहुत आया करते थे, तो मैंने दामोदर लाल जी के पीछे लगा, हम तो बच्चे थे, तो उनको कहा कि दादा उनको करवाओ नहीं, इनसे सिखवाओ। फिर उन्होंने जसराज जी को कहा कि भाई जसराज इस बच्चे को तू संभाल ले इसको से। तो तब से हम फिर रच बस गए, रम गए। उनका गाना, उनके गाने की शैली उनकी हमें बहुत पसंद आई, और फिर उन्होंने अपना लिया हमें। हम तो क्या हमने कितना सीखा, क्या सीखा, पर उन्होंने हमको अपना समझा। और आपने जब शुरू किया क्लासिकल तो वास्तव में आपकी एज क्या रही होगी उस वक्त? मैं जब 9 साल का था तो मैंने पहले परफॉर्मेंस दिया था। 9 साल का था मैं, मतलब स्टेज परफॉर्म स्टेज परफॉर्म। लेकिन उससे पहले आपने कब शुरुआत की? कि मुझे जब आपको बचपन में क्या उम्र रही है? 4-5 साल से शुरू कर दिया। वो पिताजी को देख? वो पिताजी के 4-5 बजे। तो उस वक्त क्या था, घर में ये माहौल था, तो 5 साल का था तब से सीखना शुरू कर दिया।
और 2-3-4 साल बाद में एक राग तैयार हो गई थी हमारी मंच पे गाने जैसी। अरे वाह। तो मुझे अभी याद आता है कि तब मैं 9-1 साल का था और मैं पहली बार मंच पे मैंने प्रस्तुति दी। कितने लोग सामने बैठे होंगे? उस समय तो वो स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो सारे पेरेंट्स थे, हजारों लोगों की भीड़ थी। पहले तो बहुत हिम्मत थी कि गाऊंगा गाऊंगा करके, और जब मंच पे बैठा तो इतने सारे लोगों को देखा, एक बार तो लगा कि मैं क्या गाऊंगा, मुझे तो फिर भी जैसा हिम्मत करे। सामने पिताजी हारमोनियम संगत कर रहे थे तो वो बजाते गए तो हम गाते गए। पिताजी साथ बैठे? पिताजी साथ में थे, तो उनकी वो पकड़ पकड़ करके हम आगे निकल गए और हमने गा करके उनको जो है पहला प्रोग्राम गाया। वो राग भी गौड़ सारंगी थी सब मेरी। मतलब आप पे गौड़ सारंगी का बड़ा प्रभाव है। हाँ, और अभी बताओ मैं आपको कि अभी मैं एक मेरा प्रोग्राम था सावंतवाड़ी के अंदर महाराष्ट्र में, तो मैं 7 से लेकर के 77 तक 77 साल में वहाँ भी गौड़ सारंगी गा करके आया हूँ। मैंने कहा ये मेरी इतनी यात्रा जो है उस समय का गौड़ सारंग और आज का गौड़ सारंग, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं डीवी पलुस्कर जी को, जिन्होंने उसको इतना अच्छी तरह से गाया कि गाने की सारी संकल्पना ही चाहिए। सर मैं चूँकि अपना कार्यक्रम बातचीत का है, पर मेरा लोप शरण करना बहुत मुश्किल है सर। आप पास में बैठे और मैं कुछ नहीं कहूँ, ये गौड़ सारंगी का एक छोटा सा मुखड़ा, मुझे पता है आपके पास सामान नहीं है, साज नहीं है, एक छोटा सा मुखड़ा सुना दो सर, छोटा सा है। मैं कोशिश करता हूँ, ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, निकालूंगा से, बाकी तो भगवान के। पियू पलन लागी मोरी आखिया, पियू पलन लागी मोरी आखिया, अली बिन पियू मोरा जिया घबरावे, अली बिन पियू मोरा जिया घबरावे, चैन नहीं अब गरी पलचिन दिनार, न पलन लागी मोरी आखिया, पियू पलन लागी मोरी, बीर पथिक वाले जाओ संदेशवा, बीर पथिक वाले जाओ संदेशवा, पिया से ना कहिए हमारी विधा, तुम्हारे दरस को बिरहा रे पियू, बिरहा रे पियू, पलन लागी मोरी आखिया, पियू पलन लागी मोरी। बहुत सुंदर। ये तो हम मुझे तो राकेश जी ये समझ में नहीं आता, उस समय के रोमांस की और प्रणय की कल्पना ही कितनी सुंदर थी और कितनी शुद्ध थी कि खाली दर्शन मात्र से वो संतुष्ट के हमारे विधा तुम्हारे दर्शन को, मतलब हमारी इतनी दुख है कि हमें तुम्हें दर्शन नहीं हो रहा, केवल दर्शन मात्र से, प्रिय के दर्शन से ही वो प्रसन्न और प्रफुल्लित होते थे। क्या मैं सोचता कितनी सुंदर रोमांस की संकल्पना है इस बंदिश के अंदर। सर आप जब गाते तो ऐसा लगता है जैसे आप आत्मा से आवाज़ निकल रही है, भीतर से एक आवाज़ आ रही है, इतना सुंदर आपका गायन है। और मुझे, मैं समझ सकता हूँ कि जब आपने पंडित जसराज के साथ भी गाया है, कई ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप बैठे। सर उसमें भी वजह है, पंडित जसराज जी से क्यों सीखा कि मुझे गायन में भाव पक्ष बहुत पसंद है। खाली तैयारी है वो सरगम गाए उल्टी सीधी ताने गाए वो नहीं, भाव पक्ष गाने में होना चाहिए। डीवी पलुस्कर जी के बाद में अगर सबसे बेहतरीन, सबसे मीठा कोई गाए, सबसे ज़्यादा भाव पक्ष किसी के गाने था तो हमारे गुरु जी के गाने में था। वो इतना मीठा गाते, इतना मीठा गाते कि आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े। और उस वक्त की वो सही चीज़ लगती थी कि म्यूजिक इज मीन्ड फॉर द हार्ट्स ऑफ द लिसनर्स एंड नॉट फॉर द ईयर्स, कि उनका गाना दिल की गहराई तक जाता था। हमने वो आदर्श रखा, तो उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत हम कर पा रहे। सर टाउन हॉल में जब भी जसराज जी का कार्यक्रम हुआ मैंने कभी नहीं छोड़ा, जब तक मैं जोधपुर में रहा। तब तो आपने हमको उनके पीछे गाते हुए भी सुना होगा कि आप तानपुरा लेके भी कभी आपको देखा होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उनको जितना हम पढ़ते थे तब से उनको टाउन हॉल में कभी भी जब कभी भी आते थे हम कोशिश करते थे कि अप्रोच लगा कर आगे बैठे, उनमें खो जाए, पर बच्चे थे, आड़े नहीं देते थे, बड़े लोग आगे बैठते थे, हम ऊपर जाके बैठा करते टाउन हॉल में। तो आपने जब उनके साथ गाया होगा, क्योंकि आपको पता था कि पंडित जसराज एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत, लेकिन आप जब युवा थे, हाँ। जब उनके साथ बैठे होंगे तो क्या कभी मन में ये नहीं आया कि आज मैं किसके साथ बैठा हूँ? सर मैं आपको बताऊं कि उनके साथ बैठने, पीछे बैठने के अंदर शुरुआत के अंदर जो है ना कि बहुत बड़ा डर लगता था
बहुत डर लगता था कि क्या मालूम हम गाए और अगर हम सही नहीं गाए और अगर गुरु जी का अगर उनका मूड खराब हो गया तो कैसे होगा, ये बहुत डर लगता था। पर वो उनका दिल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो इनकरेज करते हैं, वो इनकरेज करते हैं। सही गा रहे तो रिस्पांस भी बहुत जल्दी से देते थे, नहीं गाए तो कुछ नहीं कहते थे। स्टेज पे वो कभी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी जो होनी है वो बाद में बंद कमरे के अंदर होगी, जो भी होना होगा वो आपका पोस्टमार्टम आपके गाने का वो कर देंगे। पर ये नहीं कि स्टेज पे मंच पे कुछ नहीं, मंच पे कुछ नहीं। और इतना मीठा गाते हम खुद ही उनके गाने में खो जाते थे। सही। सर आपने जोधपुर में गाया है, महाराष्ट्र में भी गाया, आप विदेशों में भी गए कई बार, कार्यक्रम के लिए गए और पत्र वाचन के लिए भी गए, शायद वर्कशॉप में भी आपने कई बार भाग, ऐसा मेरे को जानकारी मिली। आपका वहाँ जाके किस तरह का अनुभव रहा कि वो इंडियन क्लासिकल सिंगर को किस तरह लेते हैं? सब मैं आपको सही बताऊं तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे जो ऑडियंस आता है, चाहे वो प्रोग्राम सुनने के लिए हो या जैसे हमने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, मिशिगन यूनिवर्सिटी में और अन्य कई जगह, अन हार्बर में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में लाइव कॉन्सर्ट्स गाए, प्रोग्राम गाए। मतलब शिकागो, न्यूयॉर्क के अलावा आप दूसरे अन्य देशों में भी गए? यूएस के अलावा? यूएस के अंदर मैंने काफ़ी गाया है, यूएस में बीच में कुछ अन्य छोटे मोटे देशों में भी गए, लेक्डम्स के लिए, पर वो उसमें लेक्चर्स थे, और अन्य जगह भी गए, काफ़ी देशों में घूमना हुआ मेरा। संगीत ने सारी दुनिया दिखा दी, बाकी तो हम कहाँ जाते कहाँ आते। हम पहले तो सोचते बस में बैठने के जाने के पैसे नहीं होते जेब में, फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है। मैंने वहाँ पे एक चीज़ महसूस की सर, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ का ऑडियंस होता है ना, वो बहुत डीपली इंटरेस्टेड होता है उस चीज़ को समझने के लिए। क्या है ये? दे वॉन्ट टू नो इट, मतलब उनको समझना है कि ये कैसे गाया जाता है या इसका भाव क्या है। जैसे हम बंदिश कोई गाते, अगर कंपोजिशन कोई गाते तो हम फिर उनको बता दें कि द मीनिंग ऑफ द कंपोजिशन इज लाइक दैट, और फिर उनको इंग्लिश में बताते और फिर उनके स्क्रीन पे आता था, वो स्क्रीन पे आता था। जो भी लोग बैठ के सुनते, मुझे बहुत ही आनंद आता था कि वो सब, मतलब म्यूजिक का वो एस्पेक्ट जो है कि ना समझ को बांध करके रखे। समझदार तो सुनेंगे ही सुनेंगे, तो वन को मीडियम की प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वो नहीं समझ पाते। पर मुझे समझ में आ गया कि अगर व्यक्ति को दिल से संगीत सुनना हो या एंजॉय करना हो तो उसकी भाषा उसका कभी अवरोध नहीं बन सकती। वो स्वर ही उसके ऊपर इतना इफेक्ट करते हैं कि स्वर उनको बांध के रख देते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द गा रहे तो उसके पीछे स्वर तो है ही है। तो मूल अस्त्र जो है, अस्त्र शस्त्र संगीत का, वो स्वर है। शब्द जो है सपोर्टिंग में है, स्वर सच्चा होगा तो स्वर सही होगा तो वो लेमन के ऊपर भी असर कर जाएगा। कहते हैं कि भाई जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पशु पक्षी भी जो उसको ध्यान से सुनते थे और मंत्रमुग्ध होते थे। मैं सोचता ये अतिशयोक्ति नहीं है, आज भी हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्वर बहुत सच्चा होता, सही होगा, तो वो किसी को भी आकर्षित करेगा, किसी को भी हिप्नोटाइज करेगा, किसी को भी सुकून देगा। मैं हिप्नोटाइज नहीं, सुकून देगा। एक मन की शांति जो है, एक सुकून जो है, वो सुर से मिलता है, सुर से मिलती है। और यही वजह है कि म्यूजिक थेरेपी जो है बहुत अच्छा अभी वो काम हो रहा है म्यूजिक थेरेपी के ऊपर, और अलग अलग रोगों के ऊपर जो उपचार के लिए रागों का तय किया जाता है, तो वाकई में इसीलिए होता है कि उसका शरीर के ऊपर परिणाम होता है। सर मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ, मैं यूएस ही ले जाता हूँ आपको। क्या कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ में, जैसे रविशंकर जी को मैंने कभी सितार बजाते हुए वहाँ देखा है, तो मैंने देखा है कि वहाँ हर एज ग्रुप के लोग उनको बैठ के सुनते हैं। एक यानी हैं जो सिंथेसाइजर बजाते हैं, उनको भी हर एज ग्रुप का आदमी सुनता है, और वो क्लासिकल है। यानी को आपने भी कभी सुना होगा। तो ये कुछ लोग हैं जो क्लासिकल के मामले में अपना नाम मतलब रोशन तो किया ही, देश का नाम बहुत रोशन किया है। वहाँ पे युवा वर्ग में अभी इन दिनों क्लासिकल का बहुत रंग चढ़ा हुआ है। क्या इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या है कि अब कभी मेहनत करती है तो कभी फलती है। मेहनत करने के बाद में फल आने में बहुत टाइम लगता है। रविशंकर जी ने यूएस के अंदर जो प्रचार प्रसार किया, या पंडित जसराज जी की एकेडमी ने जो वहाँ पे वर्क किया, उसके परिणाम अब आने लगे हैं कि अब लोगों की उसमें युवाओं की रुचि बनने लगे। उनको मालूम पड़ने लगा कि ये ऐसी कोई अद्भुत चीज़ है कि जिसको, और एक म्यूजिक के लिए, योगा के लिए भी लोगों का बहुत क्रेज है, म्यूजिक के लिए ये उनको ये मालूम पड़ने लगा। दे हैव रियलाइज्ड कि भाग दौड़, और दौड़ने से, भागने से कितने दौड़ते हैं, कभी तो रुकना ही पड़ेगा, सुकून नहीं मिलता, और सुकून नहीं है उसमें। एक एंजाइटी है, एक चमत्कार है दौड़ने में, पर उसमें सुकून नहीं है। सुकून है तो स्वर पे और स्वर के रुकावट पे ही है,
क्योंकि और आजकल माध्यम की वजह से बांसुरी का है, संतूर के है, सरोद के है, ये सारे जो परफॉर्मेंसेस वहाँ होते हैं वो शब्द की ज़रूरत नहीं, राग बजती है और लोग उसको एंजॉय करते हैं। युवा भी खूब करते हैं। युवा अब इस चीज़ को समझ में आने लगा है कि म्यूज़िक जो है मानसिक सुकून और शांति के लिए होता है, चमत्कार के लिए नहीं होता। चमत्कार उसका पक्ष एक है पर वो बहुत गिना चुना लिमिटेड होता है। मैंने एक बार जाकिर हुसैन साहब से मेरा मिलना हुआ था, तबला वादक, आप तो खैर उनके साथ रहे होंगे, तो वो बड़ा स्पीडली तबला वादक है और बहुत मतलब प्रेम से और क्या कहते हैं, बड़ा उत्साह से बजाते हैं, बड़े सुकून से बजाते हैं। तो यूं ही नीचे उतर रहे थे तो मैंने नमस्ते करके पूछा कि मैं सर, आप कई बार लगता है गुस्से में हैं, कई बार लगता है बड़े सुकून में हैं, तो आप जब इतना तबला बजाते हो तो आपको पीस कैसे मिलती होगी, कैसे सुकून में इतने शोर के बाद? वो मेरे को बोले यही तो सुकून है। इसकी जो तबले के बाद जब मैं बजाता हूँ तो इसके अंदर जो तरंगे उड़ती है, इसके अंदर जो सुर उड़ते हैं, निकलते हैं, मैं मेरे साथ वाले के साथ जब संगत करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे शिवालय में बैठा हूँ, जैसे मैं किसी पर्वत पे बैठा हूँ और वहाँ साधना कर रहा हूँ। ये उनके कुछ कोट थे जिसको मैंने पब्लिश भी किया। ये मैंने उनकी जब, तो मुझे कई बार लगता है कि कुछ आजकल के जो संगीत का वातावरण है, ऐसे ऐसे गीत रचे जा रहे हैं, इसमें ये एक संजीवनी का काम मेरे ख्याल से करता है। आपका जो क्लासिकल आपने मुझे अभी जो आपकी बात मैंने बीच में काटी थी, अब मैं अपन उस पर वापिस आते हैं कि आज के ज़माने में संगीत एक थेरेपी का जरिया बन रहा है, बीमार लोगों के लिए संजीवनी बन चुका है। मैंने कई बार देखा है कि लोग रंग थेरेपी करते हैं, सब करते हैं, पर म्यूजिक थेरेपी हर तरह के रोगों के निवारण में काम आ रही है। क्या आपका अनुभव है इसमें? बिल्कुल है। कैसे? जैसे कैसे काम? जैसे आप बताऊं मैं कि बेंगलोर के अंदर एक ट्रीटमेंट हुआ था, कैंसर के 3rd ग्रेड के पेशेंट, मतलब 3rd स्टेज के पेशेंट थे। उनको एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की वादिका जो है, उनकी बेटी ने वायलिन तो रोज वो खाली वायलिन बजाती, वायलिन सुनती थी और वो पेशेंट 3rd स्टेज के कैंसर के बिल्कुल सही हो गए और डिस्चार्ज होकर के घर चले गए। और ये इफेक्टिविटी केवल उनके वायलिन के वादन से, और वो जो राग उन्होंने बजे अलग अलग देखिए, जैसे अपना मूड होता है, जैसे अलग अलग मूड होता है आपका, कभी खुश होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी उत्साहित होते हैं, कभी डिप्रेस होते हैं, तो रागों के भी अपने मूड होते हैं। तो आपका जो मूड है उसका कॉन्ट्रास्ट अगर राग हो तो आपको उस मूड से बाहर निकाल देगा। जैसे आप अगर बहुत गहराई में सोच रहे हो, गहरे सोच में हो, तो राग अगर चंचल प्रवृत्ति की होगी, धृत में होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें से बाहर निकलोगे तो आपकी थेरेपी शुरू हो जाती है वहाँ पे। जिस तरह से भाई जैसे हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, जैसे मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, तो पैल्पिटेशन बढ़ने के लिए वो अगर कम होता है तो उसके लिए कम ज़्यादा होते हैं तो गोली देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस गोली की जगह अगर उसको आप पैल्पिटेशन होता है तो जो अलग राग है, चंचल प्रवृत्ति के राग है, वो द्रुत गति में आप सुनो तो आपका जो डूबता हुआ वो अपने आप चढ़ जाएगा। और यही थेरेपी है। क्या इसमें क्लासिफिकेशन हो चुका है कि इस बीमारी में इस तरह हाँ, ये मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलता है। और अलग से थेरेपी डेवलप हो चुकी है, अब तो हॉस्पिटल्स में काम होते हैं। आप जैसे किसी को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको क्या सुनना चाहिए, क्या राग सुनने चाहिए, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको क्या सुनना चाहिए। तो जो डीप, जैसे हाई ब्लड प्रेशर किसी के, तो उसको डीप सेंसेशन के, डीप मूड के जो राग है वो उसको सुने। वो क्या होती है? जैसे डीप, जैसे मालकोस है, मालकोस है, जैसे एक मालकोस में आप कैसे, एक बार बंदी से बताओ किस तरह का राग है जिसे मैं महसूस करूं? सा सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा ग म ध नि सा नि ध ग म ध ग म ग नि ग सा। ये मालकोस में आता है? ये मालकोस में। अच्छा, तो इसको इस तरह की राग सुनने से आप जो आपका जो ऊपर चढ़ रहा है, पैल्पिटेशन बढ़ रहा है, वो कूल डाउन मिल जाएगा। ये मेरे ख्याल से हालांकि चर्चा में बहुत आता है, कई सारी। अब देखिए ऐसे बहुत सारे राग है जिनसे मालकोस है, दरबारी है, यमन है, इनका अलग अलग बीमारी में उपयोग, इनका अलग अलग जो आपको समस्या है उस हिसाब से उसको सुना जाता है। और बहुत सारी सर पुस्तकें भी निकली है संगीत म्यूजिक थेरेपी के ऊपर और संगीत से उपचार करने के, और वो बहुत कामयाब हो रही है यहाँ पर। और वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च वर्क हो रहा है। वो सारे रिकॉर्डिंग लेकर के अपने रागों के अलग अलग काम कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल है। सर आप लंबे समय से क्लासेस भी लेते हैं, अपने घर पे भी लेते होंगे, और कई स्टूडेंट आपने तैयार किए हैं। सर एक पहले जमाने की गुरु शिष्य परंपरा होती थी,
जो आपने जी है, आप मतलब कई बार तो ये होता है कि हमारे ज़माने में हम पिताजी से बात करते हुए घबराते थे, हम हमारी बात हमारे पिताजी से नहीं कर पाते थे, लेकिन आपने तो उनके साथ रह के राग सीखा है। तो सर, पहले की गुरु शिष्य परंपरा और आज की गुरु शिष्य परंपरा में क्या कोई फर्क नजर आता है? जहाँ तक गुरु शिष्य परंपरा है, जो पिछले समय में क्या होता है कि गुरु जी के साथ ही शिष्य रहते थे, तो 24 घंटे उनका सहवास जो है, मतलब साथ में रहना गुरु जी के साथ में होता था। तो उनका सवेरे का रियाज, शाम का रियाज, कई प्रोग्राम में जाना है तो उनके साथ गए, रहे उनके साथ, तो वो रियाज करवा रहे, तो वो एक संगति इतनी मिल जाती थी कि बहुत कुछ सीखना उसमें हो जाता था। उसमें क्या होता था कि मैटर कम होता था पर रियाज बहुत ज्यादा करवाते थे वो। उस पर भाई गुरुकुल परंपरा 10 राग सिखाए, 10 राग सिखाए, 20 राग सिखाए, और उन्होंने उससे खूब रियाज करके उसको मान समाज करके तैयार किया। तो उसमें शिष्य हीरे की तरह से निकल के निकलता है, जो सूर्य की तरह से प्रतापी होता था। उनकी कहीं पर भी बैठे गाए, कहीं पर भी करे तो वो छा जाते थे, जैसे आप उनका ऑरा बदल जाता, जैसे ऑरा बदल जाता था जैसे। और उनमें से फिर ऐसे गायक और ऐसे वादक बने, जैसे उस्ताद रशीद खान गाते, तो आप देखिए उनकी आवाज के अंदर क्या कशिश है, क्या ताकत है उनकी आवाज में, कितना सुंदर लगता है। तो वो जो उस परंपरा में सीखे। अब के गुरु शिष्य परंपरा में क्या हो गया कि दूसरा क्राइटेरिया आ गया। अब क्या हो गया, मैटर तो बहुत ज्यादा हो गया, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर, पर गुरु के साथ रहना होता नहीं। तो रियाज जो होना चाहिए, रियाज कमजोर हो गया, नॉलेज ज्यादा हो गई। पहले नॉलेज कम थी, रियाज बहुत ज्यादा था। और परफॉर्मेंस के लिए आपका रियाज और आपने स्वरों को कितना सिद्ध किया है। इस राग में ये स्वर लगते, ये जानना अलग चीज होता है, पहचानना अलग होता है। और उस तरह का अभ्यास करके उन सारे स्वरों को सिद्ध करके आप उसको गाओ, तो वो उससे सर्वोच्च ग्रेड के कलाकार बनते हैं, जो गाए तो संगीत नहीं समझने वाला व्यक्ति भी उसको एंजॉय कर लेता है, समझ लेता है, या उसको आनंद ले लेता है। अब प्रॉब्लम यही है सर, आपको इस गुरु शिष्य परंपरा में क्या आपको कुछ ऐसे शिष्य याद हैं जो आपके द्वारा तैयार किए गए हैं, लेकिन आज देश भर में, विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं? हाँ, ऐसे भी है, देश में भी नाम कमा रहे हैं, विदेश में भी कमा रहे हैं। मैं पहले देश के बताऊं, हमके में एक मेरी शिष्य है ममता डाकलिया करके, वो मुंबई आकाशवाणी से गाती हैं। दूसरी शिष्य है कविता सुरेश करके, वो धारवाड़ आकाशवाणी से गाती है, हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं। मेरा शिष्य और मेरा पुत्र विनीत क्षीरसागर सिंसिनेटी यूएस में गाता है, और वहाँ CNC टेलीकास्टिंग करता है, वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग करता है। वो बहुत सारे, इतने सालों में इतने लोगों को सिखाया, एक एक का नाम। एक मानसी व्यास करके लड़की अभी मारवाड़ आइडल में फर्स्ट 2-4 साल से सीख रहे हैं, वो भी गा रहे हैं। और आभा माथुर साहब करके, ऐसे मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जिनके नाम गिना हो तो मुश्किल हो जाएगा। 300-400 करीब के शिष्यों ने सीखा, वो अनवरत सीख रहे हैं। और बर्डिया करके है, मीना बर्डिया प्रोफेसर है, वो भी सीखते हैं। मेरे शिष्यों की उम्र जो है 6 साल से लेकर 60 साल तक रहती है। 6 साल के भी सीखते हैं, 60 साल के भी सीखते हैं। मोस्टली 50 के ज़्यादा बाद के सीखते हैं, जो स्वांत सुख है सीख सकते हैं। मेरे जैसे इंसान में आप कितने गुण पाते हैं कि मैं कुछ सीख सकता हूँ आपसे आके? क्या आपको लगता है? आपका ज्ञान तो काफी है संगीत के बारे में। अब गले में सुर कितना ही है, तो जब तक मैं सुनूं नहीं तब तक कैसे कभी मुझे आके आपको सुनाना पड़ेगा। हाँ, कि कभी किस तरह गा सकते कि आप कोई चीज तैयार करके आए, सुनाए। ये तो मैं जस्ट एक मजाक कर रहा था आपसे, लेकिन एक सवाल मैं ये भी कर रहा था। नहीं, पर मैं सिखाता भी हूँ ऐसे। हाँ, आप सिखाते हैं। मैं सिखाता भी हूँ, और मैं चैलेंजेस करके लेता हूँ कि मुझे तैयार करना है, मुझे भर के सिखाना है इनको। yes. अगर कोई मेरे दरवाजे पे सीखने के लिए आता है, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वो गाना लेकर के ही जाना चाहिए उसमें। सर, पहले मैं इसको चैलेंज में लेता हूँ, मैं इसको बिजनेस में नहीं लेता, प्रोफेशनली नहीं लेता हूँ कि मेरे 1 क्लास के इतने रुपए, 4 क्लास, ये रामायण नहीं अपने पास में। खाली आओ, सीखो और जाओ। सही, बिल्कुल। क्योंकि ये असली गुरु परंपरा, क्योंकि मैंने अपने गुरु से गाना खरीदा नहीं है, सेवा करके सिखाया। क्या बात है। पिताजी को मैंने कुछ दिया नहीं, पंडित जी को भी मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं इसी से जोड़ते हुए केवल एक माला और मिठाई जो उनको पसंद थी, वो गुरु पूर्णिमा महत्व। जो जब मैंने लिया तब कुछ दिया नहीं, तब मेरा लेने का क्या हक बनता है? सही बात है, मेरे गुरु ने नहीं। सर, पहले क्या था कि जैसे आपने बताया कि एक बच्चा अपने आप चला जाता था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से खींचा चला जाता था कि मुझे सीखना है, उसके पिताजी उसके साथ नहीं होते थे। आज उसकी माता पिता एक बच्चे को लेके दौड़ते हैं कि उस गुरु से सिखाऊं।
कभी कहते किशोर का गाना सिखाऊं, कभी रफ़ी का गाना, कभी मैं किसका अरिजीत का गाना सिखाऊं। हाँ। अभी आज के समाज में और पहले के समाज में ये इतना फर्क आया है हाँ। कि पहले माँ बाप ये नहीं सोचते थे कि बच्चा अपने इच्छा अनुसार एक राह बना लेता था। विवेकानंद को किसी ने नहीं कहा कि हाँ, परमानंद सही के फरमा पीछे रहे, चले जाइए, सही कह रहे हैं, वो अपने आप चले अपने गए, आप, हाँ। है ना। अब हमारे जमाने में थोड़ा सा बदलाव आया कि किसी से पूछ लेते थे। हाँ। और अब इस जमाने में नई पीढ़ी के साथ ये है कि माँ बाप अंगुली पकड़ के उसको ले जाते हैं कि सीट सागर जी से सीख लो। हाँ। इसमें कितना फर्क होता है, एक तो मैं लाके सिखाऊं किसी को और एक अपने आप खींच के चला जाए। सब एक चीज है, अगर गुरु किसको सिखाना है ये गुरु की चॉइस हो सकती है कि भाई मुझे इसको सिखाना है। मेरे पास कोई सीखने है, मैं कहूँ भैया तुम गलत गा के बता दो, अगर तुम्हें पोटेंशियल होगा तो मैं सिखाऊंगा, नहीं होगा तो मना कर दूंगा कि मुझे धंधा करना है नहीं, मुझे तुमसे पैसा नहीं लेना है। पैसा सिखाना चीज अलग अलग है। अब क्या, अगर गुरु को शिष्य की चॉइस है तो शिष्य को गुरु सिलेक्ट करने की चॉइस क्यों नहीं? सही बात है, होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि सबके गले का धर्म एक नहीं होता, सबका गाने का स्टाइल एक जैसा नहीं होता। तो मुझे जो आइडियल लगता है, जो मुझे उसमें क्या होता है, मुझे जो पसंद हो वो मैं सीखूं तो वो जल्दी आता है। और उसमें अगर मुझे किसी का गाना पसंद है तो मैं उसको गुरु बनाऊंगा ना। तो ये तो जबरदस्ती तो होगी नहीं कि ये इसका मुझे पसंद नहीं, पर मैं इसके माता पिता ले जाएंगे, मैं कहता हूँ अच्छे के पास में ले जाएंगे, पर अच्छे का क्राइटेरिया, इतने सारे घराने, इतनी सारी परंपरा है, इतनी सारी स्टाइल्स है, उसमें से कौन सी उसके गले को सूट करती है, कौन सी उसके ब्रेन को सूट करती है, कौन सी उसका फिजिक को सूट करती है, ये भी तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। इस पर कहाँ सोचा जाता है? नहीं सोचा। और ये जो सोचा जाए, अगर सोचा जाए, अगर माता पिता है कि बेटा तुमको सीखना है, तुमको किसके पास सीखना है मुझे बताओ, तुम सिलेक्ट करके बताओ। तो जैसे टीचर स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है, वैसे स्टूडेंट भी टीचर को सिलेक्ट करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत जल्दी सीख सकता है, अच्छे परिणाम आ सकते हैं, अच्छे कलाकार मिलेंगे। सर, जोधपुर में जो पहले माहौल, जैसे आप कहते हैं ना मेवात घराना, ग्वालियर घराना, ऐसे कई सारे नाम हैं जो हमारे सामने आते हैं, क्या उसमें जोधपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान, जोधपुर की क्या स्थिति मानते हैं म्यूजिक के मामले में? पहले क्या थी और आज क्या है? सब ऐसे है कि जहाँ घरानों की बात आती है तो मेवाती घराने के पंडित जसराज जी गायक थे, तो मेवाती घराने के गंगे नजीर खान जिन्होंने जनक थे, जो जनक थे, वो जोधपुर के स्टेट के अंदर कोर्ट म्यूजिशियन थे। ओके। तब इससे ज्यादा क्या आपका है होगा? ये तो हो गई गायन की बात। तो जोधपुर का वो उसको जोधपुर घराना नहीं कहना पड़ेगा, वो मेवाती को, पर बाकी बेसिक फाउंडेशन जो उसका, अब जैसे हद्दू हस्सू खाने ग्वालियर में थे और ग्वालियर घराने की परंपरा बन गई उनकी, तो भाई वो तो ग्वालियर घराना कहलाएगा क्योंकि ग्वालियर के थे। तो जोधपुर का तो इतना जुड़ा था कि पूरी मेवाती घराने की गायकी जो है गंगे नजर का, वो जोधपुर से ही निकली हुई। वो ही वॉज कोर्ट म्यूजिशियन, वो थे दरबार के पास में। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं और कहूँ आपको, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस्ताद अली अकबर खान साहब का नाम तो कौन नहीं जानता, संगीत के सभी लोग जानते हैं। वो विश्व स्तरीय कलाकार थे और मतलब उनके शिष्य दामोदर अली काबरा थी। वापस मैं वहीं पे आता हूँ। और फिर उनके लड़के बसंत काबरा जी बजाते। अब मैं बताऊँ कि उस्ताद अली अकबर खान साहब जोधपुर स्टेट के अंदर कोर्ट म्यूजिशियन थे। अच्छा, अली अकबर साहब? हाँ, बहुत बरसों तक वो कोर्ट म्यूजिशियन थे और उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया था, सिरोपाव जो कहते हैं वो दिया था। और जोधपुर आकाशवाणी उस समय जो था, उसके स्टेशन डायरेक्टर उस्ताद अली अकबर खान साहब थे। आप बताइए, अगर स्टेशन डायरेक्टर की लेवल ये होगी, शिपौज के अंदर चलता था जोधपुर में, वो शिपौज में आकाशवाणी चलता था और उसमें अली अकबर खान साहब स्टेशन डायरेक्टर थे और वो ही वॉज कोर्ट म्यूजिशियन टू स्टेट। तो इससे ज़्यादा नहीं, मैं अक्सर मैं हमारी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं मेरे गुरुजी से भी अक्सर सुनता था कि जोधपुर में शास्त्रीय संगीत का जबरदस्त जुड़ाव रहा है और यही वजह है। आप हैं, राजेंद्र वैष्णव है और भी कई सारे नाम मेरे को ध्यान है, बच्चे अभी अनूप जैसे बच्चे नए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कभी प्रभाव कम हुआ होगा, अभी भी बना हुआ है। ये लेकिन यहाँ का तो कम होना ही नहीं है कि ये मूवी योगियों की है, योद्धाओं की है। जी जी, सही। तो सिद्ध जो योगी सिद्ध करते हैं, ये स्वरों को सिद्ध करने का कार्य है, तो ये तो यहाँ तो होना ही होना है। आज यहाँ पे शक्ति, यहाँ पे भी कितने देखे, वो कायलाना, वो जो नेपाली बाबा जी वाला वो है, ऐसे सिद्ध स्थान यहाँ पे है। तो यहाँ सिद्धि प्राप्त करने की जगह है ये। आप अपन आखिरी पड़ाव में है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अभी ऐसी कौन सी राग है जो आपके दिल के करीब है, जिसको आप अक्सर गुनगुनाना पसंद करते हैं? ऐसी कौन सी राग है जिसको आपको लगता है मैं अकेला हूँ और मैं इसे गुनगुनाऊं? सब ऐसा है
हमारे क्लासिकल म्यूजिक का प्रवेश द्वार कहते हैं यमन कल्याण। यमन कल्याण, जिसके बहुत हिंदी गाने भी बहुत और फेमस हैं। इसके अंदर मैं आपको गिनाऊं 100 से ज्यादा फिल्मी गाने बने। बहुत बने साहब। हमने आकाशवाणी पे एक चेन बनाई थी, 12 प्रोग्राम की थी, जिसके अंदर हमने उन फिल्मी गानों को लिया था जो राग पर आधारित है, यमन और उसमें कल्याण। फिल्मों के वो 2 लाइनें सुना के बाद में उनको हमने इंस्ट्रूमेंटल या वोकल का प्रोग्राम दिया था, 12 से बनाए। तो शुरुआत भी यमन से करें। यमन कल्याण का कुछ हो जाए एक छोटा सा। और मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बहुत बड़ी बात, कि कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराने के दिग्गज गायक थे। तो वो अपने इसमें कहते थे कि भाई लोग तो इतने इतने राग गाते हैं। सही बात। वो पद्मश्री के मतलब उनको सब कुछ मिला हुआ था, उनका कमरा पूरा है। बहुत बड़े आदमी थे। तो सब वो कहते हैं हम तो अभी तक यमन में ही अटके, जब शुरू किया 6 साल के थे तब भी यमन में अटके, और अभी भी हम यमन में ही अटके हुए हैं। तो यमन जो है साधना सरगम जब ये यमन उसको दामोदर इमन कहते थे। ईमन। तो मैं कहता दादा इमन क्यों कहते हैं कि जैसा मन हो वैसे जिसमें गाओ, ईमन। जैसे आपके मन में भावना हो वैसे गाओ, वो यमन है। कुछ यमन का एक छोटा सा मुखड़ा, चाहे हिंदी गीत ही क्यों नहीं हो, भले आप क्लासिकल के हो, लेकिन आपको लगे कि ये यमन कल्याण का बेहतरीन नगमा है। हाँ देखिए, मैं आपको बता मतलब, पर आप मुझे उसी में अटका रहे, गाने गवा रहे मुझे। नहीं मैं आपको इसलिए, मेरा मन नहीं भर रहा कि मैं आपसे कुछ गवाऊं वैसे। रे ग म ध नि प म रे ग ध प म ग रे ग म ग रे ग रे नि ध सा ध नि रे ग म ध नि रे ग रे नि म रे ग नि प रे नि ध सा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, क्या बात। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन के भूलन जाना, मेरा प्यार न ठुकराना, जब दीप जले आना, क्या खूबसूरत बंदे। जब शाम ढले आना। क्या खूबसूरत है। मतलब पहले गीत भी ऐसे बनते थे जैसे हर सुर में बंद के रहते थे, और मेरे ख्याल से वो गाने आज भी जब बजते हैं कितनी जिंदा है बताओ। मतलब हमारा बॉलीवुड का गाना गाना हमारा काम नहीं है, नहीं है। पर मन मोह लेता है, क्योंकि वो राग का एब्स्ट्रैक्ट लेकर के चलता है। राग के जो संपूर्ण उसका प्राण है वो इस 2 लाइनों में है। अभी भी मैं मानता हूँ कि कई पुराने गीत हैं जो हमारे दिल चिरंजीवी है सब। हाँ। वो जैसे हमारे इसमें कहते हैं हनुमान चिरंजीवी है, बिल्कुल वैसे यमन कभी मैं भाई नाम ले रहा था, साधना सरगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये जो पुराने गीत जो गाया करती थी, वो आज भी मैं सोचता हूँ अभी कितने ही गा लो, ठीक है अरिजीत थोड़े से अभी अलग हैं, वो ठीक गा रहे, लेकिन औरों को मुकाबले में ये लोग ज्यादा बेस्ट थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मेरी तरफ से, कि अब देखिए लता मंगेशकर जी का कितना नाम हुआ, कितना कौन उन तक पहुंच पाया है, कौन उन तक पहुंच पाएगा, कोई नहीं, बहुत मुश्किल है। पर ये बात भी सच है कि लता मंगेशकर जी ने, दीदी ने उस्ताद आमिर खान साहब के पास शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी। क्या बात है। जो 100 साल तक जिसको गाना है, जिसको 100 साल तक गाना है, वो शास्त्रीय संगीत सीख के बाद में कुछ भी गाए, और जिसको 2-4 साल गा करके वाइप आउट होना है वो कुछ भी कर लो। यानी नींव जो है वो क्लासिकल सिंगिंग। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप अंतिम तौर पे हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा है या बुजुर्ग हैं, अभी भी अगर उनके दिल में क्लासिकल सीखने का मादा है या सीखना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे इस ओर आना चाहिए? तो उन्हें पहले तो इस तरह के जो गाने होते हैं जो रागों के ऊपर आधारित है, उनको सुनना चाहिए। पहले संगीत में घुसने का रास्ता जो है गले से नहीं है, कान से शुरू होता है। पहले आपको लाइकिंग शुरू हो जाती है, फिर आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि आप उसको गाना चाहते हैं। तो पहले कान से सुना, फिर दिमाग तक गया, और फिर गले से निकलेगा। तो ऐसे गाने सुनने चाहिए, जब दीप जले आना, या जिस तरह से है खूब सारे गाने हैं, उनको सुने। उन गानों को सुन के उनकी मेंटलिटी शास्त्रीय संगीत सीखने की हो जाएगी, और फिर वो जो गुनगुनाने लगेंगे फिर उसको गुनगुनाना शुरू कर दो। गुनगुनाते गुनगुनाते वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर शास्त्रीय संगीत सीख लो। रास्ता यही है। तो मैं समझता हूँ कि आपका अनुभव, आपके जो सलाह है, उसके आधार पे मेरा यूथ
इस क्लासिकल सिंगिंग को सोचना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, उन्हें समझेंगे और ख़ुद को ठीक और महसूस करेंगे। आपने इतना समय हमें दिया, मैं बहुत बात करने की इच्छा थी अभी, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे रहते ही हैं। अब आप जितने अनुभवी हैं, इतने साल आपने संगीत को जिया है, कभी और मौका और निकालूंगा मैं आपसे बात करने के लिए। आप यहाँ पधारे, हमारे साथ इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई सुरों का संवाद शब्दों से परे होता है, और आज पंडित मुकुंद क्षीरसागर जी से हुई ये बातचीत उसी संवाद का सजीव अनुभव रही। उनकी वाणी में परंपरा की गंभीरता है और उनकी साधना में भविष्य की संभावना। उन्होंने हमें यह महसूस कराया कि संगीत केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह आत्मा को साधने का एक मार्ग है। मैं हूँ राकेश गांधी। इनसाइट विद रागा की इस कड़ी में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही व्यक्तित्व से जो अपनी साधना और सेवा से जीवन को और अधिक सुरीला बना रहा है। तब तक दीजिए अनुमति, संगीत के इन सुरों को अपने भीतर बसाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।